हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है एमपीटेट वर्ग 2 में चाहे आप मैथ्स से एग्ज़ाम दे रहे हैं चाहे आप साइंस से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बल, गति एंड दाब। ठीक है, ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, बल, गति एंड दाब करके। डिफरेंट चैप्टर्स है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन सिलेबस में कॉमन टॉपिक मेंशन किया गया है। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं गति को, राइट। गति के बारे में, स्पीड के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अकेले स्पीड नहीं है, पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिकली 3 सेशन इसमें हम लोग लेंगे, है ना। अकेले गति नहीं, बल, गति एंड दाब को कंप्लीट करने में हम लोग 3 सेशन लेंगे। सबसे पहले आज बेसिक पूरा सीख लेते हैं, जस्ट लाइक त्वरण क्या होता है, गति क्या होता है, वेग क्या होता है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ओके, ताकि आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा। और कल से हम लोग थोड़ा इसका एडवांस वाला कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है ज़रूर से ऐड हो जाइएगा 8770803840 पर, ताकि कब कब क्या क्या क्लासेस आपकी होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। बाकी 6 PM पर आपका लाइव सेशन होता है CDP का, तो आप वहाँ से जाकर बाल विकास के सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपके डाउट है, जस्ट लाइक एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो वो वहाँ पर भी आप बता सकते हैं, लाइव हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। और इसी तरीके से आपका मैथ्स पेडागोजी का कंप्लीट सेशन अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए वो भी अवेलेबल है। अगर आप पूरा वीडियो कोर्स बाय करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और सेम एज इट इज़ फॉर साइंस का पेडागोजी अगर आप इंडिविजुअल अलग से चाहते हैं वो अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज और पूरा कॉम्बो वीडियो क्लासेस खरीदना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके लिए आपको ऐप को विजिट करना होगा। दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 3, गति के बारे में चर्चा होने वाली है। तो यदि वस्तु के चारों तरफ के वातावरण के सापेक्ष अगर वस्तु की स्थिति बदल रही है, दैट मीन्स उसमें गति हुई है, कुछ मोशन हुआ है। अगर आप इसको ऐसे देखें कि कोई भी वस्तु यहाँ पर पड़ी हुई है, अगर इसमें कहीं से कहीं तक हल्की सी भी कोई गति हो रही है ना, मतलब हल्का सा भी कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उसको उसकी क्या बोला जाएगा, गति यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। चलिए अब भौतिक अवस्था की बात करते हैं। तो इसकी भौतिक अवस्था 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है विराम अवस्था और दूसरा होता है गतिज अवस्था। ये हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9, ठीक है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 है ना। जिनने ऑलरेडी एनसीईआरटी समरी को बाय कर रखा है वो ज़रूर से एक बार इसको विजिट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको इसमें से क्वेश्चंस भी करने को मिल जाए। चलिए सबसे पहले विराम अवस्था की बात करते हैं। तो जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, यानी कि उस स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव नहीं है, मतलब ये वस्तु जो है कई टाइम से यहीं पड़ी हुई है, मतलब कि ये कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में। इसमें कोई मोशन, कोई गति, कोई मूवमेंट नहीं है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो एक बिंदु के सापेक्ष, तो उसको उसकी गतिज अवस्था यहाँ पर कहा जाता है। मतलब ये वस्तु यहाँ से होकर यहाँ आ चुकी है, यहाँ जा चुकी, कहीं भी जा चुकी है, मतलब उसमें कुछ गति हुई है ना। लगातार अगर बदलाव हो रहा है उसको उसकी गतिज अवस्था बोला जाएगा। गतिज अवस्था के प्रारूप, गतिज अवस्था 3 प्रकार की हो सकती है। वृत्तीय गति जो गोलाकार गति होगी, ये वृत्तीय गति आपकी होती है। रेखीय गति लीनियर मोशन, कंपन गति जैसे कि दोलन गति, पेंडुलम की गति दोलन गति होती है, झूला स्विंग की गति दोलन गति होती है ना। मतलब यहाँ पर ये इस प्रकार की जो गति होती है, दोलन पथ पर जो गति होती है, कंपन, इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। आगे बढ़ते मूल भौतिक राशियों के बारे में। वह राशियाँ जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है, हमने पढ़ ही रखा है। मूल भौतिक राशि हमारी 7 होती है। भौतिक राशि को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, है ना, जिसमें आप देख सकते हैं अदिश राशि और सदिश राशि करके। साथ ही भौतिक राशि के 2 भाग होते हैं, पहला उसका परिमाण होता है और दूसरा उसकी यूनिट होती है। पहले आप उसका परिमाण लिखते हैं कि कितना है, और बाद में आप उसकी यूनिट लिखते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, वो वाली चीज़, ठीक है। अदिश और सदिश 2 प्रकार की होती है। अदिश राशि यदि किसी भौतिक इकाई का केवल परिमाण हो और कोई दिशा नहीं हो, भौतिक इकाई अदिश राशि में इसको गिना जाएगा। जैसे चाल हो गई, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ये सब की सब कौन सी राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। अब सदिश राशि क्या होगी, जिसमें परिमाण तो हो गई लेकिन साथ में दिशा भी डिफाइंड होगी, जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, है ना, ये चरण हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सदिश राशि के अंदर गिने जाते हैं, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर किसको पढ़ा, सदिश अदिश राशियों को पढ़ लिया। अब एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। दूरी क्या होती है, वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में चला हो, क्या कहलाएगा यहाँ पर,
क्या बोला गया है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में चला हो उसको उसकी दूरी यहाँ पर कहा जाएगा। दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, कोई दिशा नहीं होती, ठीक है, एक प्रकार की अदिश राशि होगी। विस्थापन, जैसे कि रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चला है, ठीक है, अब किस दिशा में चला है ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, तो ये दूरी हो गया। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी है उसको उसका क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। विस्थापन सदिश राशि, इसका मापन और दिशा दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे रमेश घंटाघर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला है, हमने पूरा क्या कर दिया, दिशा यहाँ पर निर्धारित कर दी है, ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी का मापन ही विस्थापन यहाँ पर कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी हो गई, 65 किलोमीटर हो गई, और यहाँ पर ये भी 65 किलोमीटर ही चला है, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 65 किलोमीटर हो गया। विस्थापन का अंकीय मान शून्य भी हो सकता है यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक जैसी हो, जैसे कि गोलाकार पथ में आपने यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का जो है एक वृत्तीय पथ पर गति करी, आपने यहाँ से शुरुआत करी थी और आप वापस यहीं पर आ गए, तो टोटल दूरी आपकी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई। और विस्थापन कितना हो गया, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था वहीं पर वापस आ गए, तो इसके अकॉर्डिंग तो आप कुछ काम करे ही नहीं, तो विस्थापन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब जहाँ से शुरू किए थे वहीं तक वापस आ गए, तो इस स्थिति में विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और लो, एक एग्जाम्पल हम लोग ये ले सकते हैं कि जैसे हम लोग पानी में तैर रहे हैं, हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, ए से बी तक गए, है ना, मतलब ये 60 मीटर मान लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, 60 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 60 मीटर तक गए, तो टोटल डिस्टेंस 60 मीटर तक गए और वापस बिंदु ए तक आए, टोटल स्विमिंग हमारी हो गई, जहाँ से निकले थे वापस वहाँ तक आ गए, तो टोटल अगर मैं बात करूँ टोटल दूरी कितनी होगी, 60 जाने के और 60 आने के 120 मीटर हो गया। अब विस्थापन की अगर मैं बात करूँ, टोटल विस्थापन यहाँ पर कितना होगा, अब आप ऐसे देखो कि जहाँ से गए थे वहाँ से वापस आ गए, मतलब टोटल विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर आपने एंड किया है, दैट मीन्स विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आधा ही चलते तो जैसे कि सिर्फ बी पर रुक गए तो कितना होता, बी पर 60 होता, और 60 से वापस इधर आ गए, दैट मीन्स 0 हो गया है, ओके। तो ये होता है आपका विस्थापन। चलिए अब दूरी और विस्थापन के बीच में डिफरेंस देखना है, ये देख लो, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। वास्तविक पथ, जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में चली हो, प्रारंभिक से अंतिम बीच की स्थिति टोटल जितनी भी होगी वो उसकी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम का जो मापन है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या है, वो उसका विस्थापन हो जाएगा। दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश राशि है, यह हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी शून्य नहीं होती। दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती है ना, क्योंकि हम लोग टोटल काउंट करेंगे। दूरी मतलब क्या, वो कुछ मोशन उसमें हुआ होगा, कुछ गति उसमें हुई होगी, तभी तो दूरी हम लोग निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये धनात्मक होती है, कभी भी 0 नहीं होगी, ये इकाई धनात्मक होती है और शून्य भी हो सकती है। जैसे हमने बोला जहाँ से स्टार्ट किए थे वापस वहीं पर आ गए, मतलब कि क्या हो गए, शून्य हो गए, ठीक है। दूरी किसी रेखीय पथ के विस्थापन के बराबर हो सकती है और इसका मापन विस्थापन के मापन से हमेशा अधिक होगा, ठीक है, या तो बराबर होगा या फिर अधिक होगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि समुद्र में आपने 60 मीटर गए और आए, तो टोटल ये कितना हो गया, अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चले तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 मीटर, है ना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस इसको लिख देते हैं, विस्थापन जो है वो भी कितना हो जाएगा, अभी तक तो सिर्फ गए थे, आए नहीं हो वापस, ए से बी तक गए हो। मैं इसको थोड़ा क्लियर लिखती हूँ क्योंकि ये चीज़ समझना मैं बार बार इसलिए ध्यान दे रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो वो फिर ऐसे ही बनेगा। एक करवाएंगे भी सही, आज आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे इसका। देखो ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है दूरी के लिए, और सेम एज इट इज़ पॉइंट और सेम डिस्टेंस हमारी विस्थापन के लिए है, ठीक है। अभी तक सिर्फ आप 60 मीटर गए हुए हो, तो यहाँ पर टोटल जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अभी तक सिर्फ गए थे, अब आपको आना भी है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 60 + 60 कितना हो गया, 120। अब यहाँ पर वापस आ गए, मतलब 60 - 60 कितना आए, 60 आ गए, कितना हो गया, 0 हो गया। इसीलिए यहाँ पर बोला है दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और इसका मापन विस्थापन के मान से हमेशा अधिक होगा, ठीक है, या तो बराबर होगा या फिर अधिक होगा, कम कभी नहीं होगा। इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। देखो ये 0 हो गया, ये 120 हुआ तो ये 0 हो गया, ये कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। एक समान गति, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करता है तो उसको एक समान गति यहाँ पर कहा जाता है। जैसे घड़ी की सुई की गति एक समान गति, कॉन्स्टेंटली वो गति कर रही है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज बहुत धीमा चल रही है, एक समान गति से।
असमान गति जब कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तो वो असमान गति करता है। जैसे कि व्यस्त सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो कार की गति कभी बहुत ज़्यादा फास्ट, कभी बहुत स्लो, कभी रुक गई, साइकिल की गति, है ना। तो असमान गति के दो प्रारूप होते हैं, एक तो त्वरण होता है और एक मंदन होता है। त्वरण क्या होता है? यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है तो त्वरण गति इसको कहा जाएगा, मतलब लगातार इंक्रीज होना, ठीक है। और मंदन लगातार घट रही है, कंटिन्यूस यदि घट रही है तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? मंदन यहाँ पर कहलाएगी। तो चीज़ क्लियर हो गई, त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है। एक समान गति लगातार चलते रहना निश्चित समय पर, है ना, समान समयांतराल में समान दूरी तय करना, 1 मिनट में केवल 5 किलोमीटर ही चल पाना, ऐसे कोई फिक्स कर लिया है कि इतना ही चल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, है ना। अगर इससे ज़्यादा तो त्वरण और इससे कम तो मंदन। क्लियर है। चलो अब चाल की बात कर लेते हैं। गति के दर का मापन क्या कहलाता है? चाल यहाँ पर कहलाता है। वस्तु की चाल का उसके द्वारा चली गई दूरी से समय में भाग देकर इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्या इसने बोला? गति के दर का जो मापन है, अगर आप गति के रेट को मेज़र कर रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। वस्तु की चाल को उसके द्वारा चली गई दूरी से समय में भाग लगाकर प्राप्त किया जाता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, है ना। डिस्टेंस कितनी है और कितने समय में चला है, ठीक है। तो औसत चाल बराबर औसत दूरी बटा औसत समय। चाल की विशेषताएं, चाल आपने देखा था, चाल दूरी सब अदिश राशि होती है। इसका केवल मापन होता है दिशा रहित है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रही तो समान चाल द्वारा समान दूरी तय की जाएगी, परंतु यदि असमान हो तो वस्तु की चाल एक समान न रहकर यहाँ पर बदलती रहेगी, तो फिर हम लोग औसत निकाल लेंगे। इस स्थिति में किसी वस्तु की उसके पथ पर औसत चाल निकाली जाती है, अथवा औसत चाल असमान गति की स्थिति में किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल चाल की एक निश्चित माप है, ठीक है। तो ये चाल की कुछ विशेषताएं होगी, बिल्कुल बेसिक है, कुछ नया नहीं है इसमें, है ना। सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी है और मैथ्स में तो आप पढ़ते ही हैं। चलिए आगे बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चाल क्लियर हो गया आपका। देखो औसत चाल देख लो। औसत चाल वस्तु की औसत चाल कुल तय की गई दूरी और कुल लिए गए समय का अनुपात है। मतलब औसत चाल बराबर कुल दूरी कुल समय। यदि एक वस्तु टी समय में तय की गई दूरी उसकी कितनी है, टी समय में कुछ दूरी वो तय करती है, ठीक है। तो औसत चाल हम लोग निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। और अगर आप अपना फॉर्मूला लगाएं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए अब चाल के प्रकार की बात हमने कर ली है ऑलरेडी, है ना, कि चाल एक समान चाल होती है। मतलब जब कोई वस्तु, अभी हमने वेग के टर्म में बात करी थी, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है, समान चाल। असमान चाल मतलब समय अंतराल यहाँ पर चेंज होता जा रहा है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करी, मतलब उसकी दूरी जो है अभी मतलब कि 5 मिनट में उसने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 5 मिनट में उसने 12 किलोमीटर कर लिया, क्योंकि ट्रैफिक नहीं था तो गाड़ी भगा ली, तो वो वाली चीज़, ठीक है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी को तय करता है, असमान चाल उसको कहा जाता है। अब वेग क्या होता है? एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में वो चल रही है तो वो वेग है, ठीक है। अब वेग क्या हो गई? अगर दिशा फिक्स है दैट मीन्स वो सदिश राशि हो गया। इसका परिमाण उसकी मापन और दिशा में परिवर्तन के साथ साथ क्या होता रहेगा? परिवर्तित होता रहेगा। वेग को v से निरूपित किया जाता है। v एक रेखीय गति में औसत वेग की गणना औसत चाल के अनुरूप होती है, ठीक है। वेग जो है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों चीज़ें इसमें हो सकती। तो औसत वेग निकालने को अगर आपको बोले तो आप कैसे निकालोगे? औसत वेग टोटल कुल कितना विस्थापन उसने किया है, टोटल वो कितना चली है ना, तो न्यूनतम दूरी उसकी और टोटल समय कितना लगा है, ठीक है। याद रहेगी ये वाली चीज़। वेग का फॉर्मूला औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन डिवाइड बाय कुल समय। चलिए औसत वेग को देखें। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग को प्राप्त किया जा सकता है। ओके अब वेग और चाल के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। वेग क्या है? सदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है। वेग ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है, चाल हमेशा धनात्मक ही होगी। औसत वेग हमेशा शून्य हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वेग आपका शून्य हो जाए, है ना, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अगर विस्थापन जीरो है तो डेफिनेटली वेग भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेग को हम लोग कैसे मेज़र कर रहे हैं? कुल विस्थापन बराबर डिवाइड बाय कुल समय में मेज़र कर रहे हैं। अगर विस्थापन जीरो है तो वेग भी जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलती वस्तु की चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कि कभी भी किसी की स्पीड हम लोग यहाँ पर शून्य नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो मोशन में है, चल रही है, तो वो शून्य
नहीं होगी, नहीं तो वो फिर विराम अवस्था में होगी। ओके, चलिए अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, ये तो याद ही आपको, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो असमान गति की स्थिति में यदि लगातार वेग बढ़ रहा हो त्वरण होता है। वेग में समय के साथ साथ परिवर्तन की जो दर है वो त्वरण कहलाती है। त्वरण की स्थिति में जो है अंतिम वेग जो है हमेशा प्रारंभिक वेग से बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लगातार वेग बढ़ा है। प्रारंभिक वेग मान लो 0 था, है ना, मान लो वस्तु विराम अवस्था में थी, धीरे धीरे उसने वेग बढ़ाया, अब कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, फिर 10 हो गया। तो ये चीज़ हमेशा जो लास्ट वाली जो चीज़ है, अंतिम वेग जो है हमेशा प्रारंभिक वेग से, यू अपना प्रारंभिक वेग है, इसको इससे यू से रिप्रेजेंट करते हमेशा ध्यान रखना। कुछ टर्म्स होती है, यू आपका प्रारंभिक वेग, वी आपका अंतिम वेग, ए आपका त्वरण एक्सेलरेशन होता है, और टी आपका समय होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। चलो अब मंदन की बात। अब मंदन में कमी होती है। असमान गति की स्थिति में यदि लगातार वेग घट रहा हो मंदन पैदा होता है। वेग में समय के साथ साथ परिवर्तन की दर को मंदन कहा जाएगा। इस स्थिति में अंतिम वेग जो है प्रारंभिक वेग से छोटा हो जाएगा, यानी कि जो मंदन होता है हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, त्वरण तथा मंदन सदिश राशि है जिनका मान पॉजिटिव नेगेटिव शून्य हो सकता है। इनको हम लोग ए से निरूपित करते हैं। ऐसा ही मात्रक त्वरण तथा मंदन दोनों के लिए मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, सेकंड स्क्वायर इनवर्स होता है, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, या फिर मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। बस इसमें मोस्टली फार्मूलाज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फार्मूलाज आप तैयार करके रखिएगा सारे। त्वरण के प्रकार। त्वरण दो प्रकार का होता है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। यदि वस्तु का समान समय में समान वेग परिवर्तित होता है, समान समय में समान वेग, मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, समान समय इतने ही टाइम में इतना वेग परिवर्तित होगा तो एक समान त्वरण। यदि वस्तु का समान समय में असमान वेग परिवर्तित होता है तो असमान त्वरण उसको कहा जाएगा। एक समान वृत्ति गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु वृत्ति पथ में एक समान गति से विचरण करती है तो ऐसी गति को एक समान वृत्ति गति यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, एक समान वृत्ति गति में चाल में कोई बदलाव नहीं होता है, परंतु वेग में लगातार बदलाव आता रहता है, क्योंकि हर बिंदु पर वेग की दिशा जो है यहाँ पर परिवर्तित होती रहेगी। इसलिए एक समान वृत्ति गति में यहाँ पर त्वरण पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा है वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है ना, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, दैट मीन्स त्वरण तो इसके अंदर ऑलरेडी होगा। वेग की दिशा किसी भी वृत्ति गति की दिशा में स्पर्श रेखा जो होती है ना, जैसे कि हम लोग इसकी गति, तो स्पर्श रेखा के क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई टी। अच्छा, अब ये ग्राफ आप एक बार से देख लीजिए, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इस ग्राफ को देख लो क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है ये। स्थिति समय ग्राफ उस वस्तु के लिए जो धनात्मक वेग, ये वाला धनात्मक वेग से गतिमान है। कोई भी वस्तु अगर धनात्मक वेग से गतिमान है, ये आपका समय है और ये उसकी चाल है। ठीक है, तो ये एक समान वेग से गतिमान है, ये ऋणात्मक वेग से, दैट मीन्स मंदन वाली बात। ठीक है, ये मंदन वाली बात। और तीसरा विराम अवस्था में, तो जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसके लिए ये वाला ग्राफ बताया जाता है। जब कोई वस्तु नेगेटिवली जा रही है, मंदन हो रहा है, ये वाला, और जब गति बढ़ रही है ना, धनात्मक वेग से गतिमान है, तो ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ याद रखना, एग्जाम में आपसे ग्राफ भी पूछे जाते हैं। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का टाइम आ चुका है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करके देखते हैं। बेसिक ये जो गति का थ्योरी है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें कुछ इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन जो आपके साइंस में क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर जो है, अब कार की गति को कैसे मेजर किया जाता है, ओडोमीटर से। ठीक है, तो यात्रा शुरू होते समय कार का जो ओडोमीटर है 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, मतलब उसमें अभी दिखा रहा है कि हमारी कार कितना चल चुकी है, 2000 किलोमीटर चल चुकी है। और यात्रा समाप्ति पर कितना दिखा रहा है, 2400 दिखा रहा है, मतलब पहले 2000 दिखा रहा था, अब 2400 दिखा रहा है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हमको अब यहाँ पर क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो ऑलरेडी कार 2000 चल चुकी है, अब 2400 है, तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालूँ तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ 2400 माइनस 2000, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 400, सब किलोमीटर में, तो किलोमीटर में ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें समय कितना लगा, इस घंटे को, या फिर हम लोग बोले इस यात्रा को पूरी करने में कितना समय लगा हुआ है, लिख रखा है 8 घंटे लगे हुए हैं, तो ये हो गए 8 घंटे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, औसत चाल निकालनी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम।
डिस्टेंस कितना है 400 है, टाइम कितना है 8 घंटे, मतलब कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आंसर तो मेरा आ गया यहाँ से 50। अब मेरे को इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अब मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करती हूँ, यहाँ पर लिखते हैं। देखो एक तो ये चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को किलोमीटर प्रति घंटा को, है ना, अगर आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप क्या कर लें, 5/18 कर लें, तो इससे जल्दी आंसर आ जाता है। और इसका जस्ट रिवर्स कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो जो भी आंसर है उसमें 18/5 का गुणा कर दें, ठीक है। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये पता है कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप 5/18 कर सकते हैं, क्योंकि मैं 1000 को अगर 3600 से डिवाइड करूँगी तो 5/18 ही आना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लो, 6 से ये 2 0 से 2 0 कट गई, ये 50 इंटू 2 से भी कट कर लो, 2 5 10, 2 3 6, यानी 50 इंटू 5/18 वही आ गया जो मैंने आपको डायरेक्टली बोला था, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, 25 से कट जाएगा, 2 9 18, 25 5 125 डिवाइड बाय 9, ठीक है। 9 एकम 9, 3 12, 9 18, 9 3 27 और 27, ठीक है। तो ये 13 समथिंग कुछ आएगा, 35 हो रहा है ना, 27 3 5 8, हाँ 13.9 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे देखें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर है। ये सारी चीज़ें हटा दे क्या, ये चलो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा सबसे ऊपर लिखा हुआ है, और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है 13.9 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया। तो बेसिकली आपको करना क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगाना है। डिस्टेंस कितना है, 400 है, डिवाइड बाय 8 घंटे। बस ऐसे बहुत ईजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन है। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती, सरल रेखीय पथ मतलब ऐसे, तथा वापस आ जाती। पहले तो जाती है ना, फिर वापस आ जाती है। टोटल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ऊपर की उषा की औसत चाल और औसत वेग की गणना कीजिए। अब लगेगा चाल और वेग का फॉर्मूला, और डिफरेंस भी समझ में आएगा कि चाल और वेग में डिफरेंस क्या होता है। तो 90 मीटर का लंबा तालाब है, ठीक है, 90 मीटर तालाब की लंबाई होगी। हमने 60 मीटर देखा था ना, ठीक है, एग्जाम्पल में 60 मीटर माना था हमने। तो उषा जो है 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेखीय पथ पर जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो टोटल उसने डिस्टेंस कितनी चल ली, 180 मीटर की चल ली। टोटल 90 जाने के और 90 आने के, 90 + 90 कितना, 180 मीटर हो गया, है ना। और 1 मिनट बोला है तो इसको आप चाहे तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 2 मिनट होते हैं तो 180 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गई और टाइम आ गया। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर और 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 × 18, ठीक है, 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो उषा की जो चाल है 3 मीटर प्रति सेकेंड है, और अगर आपको बोले कि किलोमीटर में निकालो तो आप क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे बस, है ना। तो 18 36 54/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बोला नहीं है तो हम लोग कर भी नहीं रहे, 3 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर है। अब इसने क्या बोला है कि चाल तो निकाल ली बहुत ईजीली, अब वेग निकाल कर दिखाओ, है ना। तो अब वेग निकालते, सबसे लॉजिकल चीज़ अब आपकी है वेग निकालना, है ना। अब मुझे ये बताओ कि जब उषा यहाँ से यहाँ तक गई 90 मीटर, ठीक है, तो विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 90 मीटर हुआ। अब वो वापस आ गई, पहले तो गई 90 मीटर और 90 मीटर वापस आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हुआ, 90 - 90 0 हो गया। अच्छा, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल विस्थापन डिवाइड बाय समय होता है। विस्थापन कितना हुआ, जहाँ से गई थी वहीं पर वापस आ गई, विस्थापन 0 हो गया। समय कितना हो गया, 60 सेकेंड। 0/60 हमेशा 0 ही होता है ना, मतलब 0 है तो 0 ही रहेगा। तो टोटल वेग कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। और स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, चाल कितनी हो गई, 3 मीटर प्रति सेकेंड, और वेग कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो वेग का ध्यान रखना है कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। और अगर ऐसा बोला था कि केवल 90 मीटर ही जाती है, वापस नहीं आती है, तो 90 डिवाइड बाय 60 कर लेते, तो ऐसे आपकी स्पीड आ जाती है और विस्थापन दोनों सेम आ जाते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक, चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वो इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। ठीक है, तो अब अपन को त्वरण निकालना है। तो विरामावस्था मतलब 0 से शुरू किया था, मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है ना। 0 से शुरू किया था और v मतलब अंतिम वेग क्या है, और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। मतलब 30 सेकंड में उसने अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लिया, 6 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लगा, 30 सेकंड लगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। हमको क्या करना है, दोनों स्थितियों में त्वरण की गणना करनी। त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, v माइनस यू डिवाइड बाय ए। v कितना है, 6 माइनस 0 डिवाइड बाय टी, सॉरी यहाँ v माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है क्योंकि a निकाल रहे हैं। t की वैल्यू कितनी है, 30 है, मतलब 6/30, 6/30 कितना होता है, 1/5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, है ना, या फिर 0.2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला, है ना। ये तो एक कंडीशन हुई है अभी, दोनों स्थितियों, पहली स्थिति आपने निकाल ली, वो इस प्रकार से ब्रेक लगाता है। अब ब्रेक लग चुका है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में डायरेक्टली 6 से कितना हो जाता है, 6 से कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, तो वापस से वही फॉर्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, अभी तक तो 6 से चल रहा था और अंतिम वेग कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कि यहाँ पर तो त्वरण था, ये त्वरण था। अब आप जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, मंदन निकालेंगे। ठीक है, दैट मीन्स u माइनस वी डिवाइड बाई टी। यू कितना है, 6 है, -4 डिवाइड बाई टी कितना बोला है इसने, अगले 5 सेकेंड में, यानी कि अगले 5 सेकेंड में 6 में से 4 गए तो 2/5। ठीक है, 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो पहली स्थिति में कितना हो गया, 1/5 हो गया। दूसरी स्थिति में कितना हो गया, 2/5 हो गया। ठीक है, क्लियर है, 1/5 और 2/5। आप कन्वर्ट करके देखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.2 और 0.4। पहले जो वेग था, पहले जो त्वरण था 0.2 था और दूसरे में जो त्वरण आया 0.4 आ गया। ठीक है, और अगर आप देखना चाहें तो इसकी यूनिट लिखना चाहें तो मीटर सेकेंड का वर्ग इनवर्स। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले प्रारंभिक वेग निकालना होता है, अंतिम वेग देखना होता है, टी देखना होता है, और उसके बाद हो जाता है आपका त्वरण निकल जाता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, अब ऐसा है कि त्वरण और मंदन दो चीज़ें होती है, फॉर्मूला एक ही होता है। मंदन जब कम हो जाएगा तो v को आप पीछे लेके u को आगे लेकर आ जाना, वो वाली चीज़ हो जाएगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे करके आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये तो बिल्कुल बेसिक था, आगे हम लोग और आगे इसके एडवांस क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, तो ये ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर नहीं कंप्लीट करवा रही हूँ। जैसे कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मैंने आपको वहाँ पर ऐप पर प्रोवाइड करवा दिए, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इतने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करें। जस्ट लाइक 63 क्वेश्चंस अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि उसमें चाहिए होगा कि थोड़ा समझना है। जस्ट लाइक निम्नलिखित में से क्या सदिश राशि है ना, त्वरण का मात्रक क्या होता है, इसकी पहचान करें। कुछ ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनको देखकर हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। जैसे ऑडोमीटर से किसका पता चलेगा, अभी आपने ऑडोमीटर वाला क्वेश्चन किया है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली हमारी कार, उसका पता चल जाएगा, वो सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। आपका होमवर्क है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 6 PM पर। सभी लाइव रहिएगा, ताकि कोई आपका एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट है तो हम लोग वहाँ लाइव डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।